बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ वाक़यात इतने हौलनाक होते हैं, कुछ हादसात इतने ख़तरनाक होते हैं कि उन पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस जो है, इस पर तवातुर से सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर बात हो रही है और मेरा अपना ज़ाती शायद नुक्ता नज़र ये भी है कि इस पर यकीनन बात होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और तवातुर से की जानी चाहिए। इसकी वजूहात क्या हैं, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, कौन कब कैसे इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बना, कैसे एक मासूम बच्चे की जान चली गई, गो के उसके पेश मंज़र में या पस मंज़र में जो भी हालात हैं उससे कतई नज़र होकर हमें रूट कॉज पर जाने की शायद बहुत शदीद ज़रूरत है। ये जो अरमगान नामी शख्स है, इसका इकबाल जुर्म भी हो गया है, एतराफ़ जुर्म भी हो गया है, बता रहा है कि हाँ मैंने ही मुस्तफ़ा को जो है वो झोंक दिया, आग में भी मैंने मारा भी, और सब कुछ वो बता रहा है, उस कत्ल का एतराफ़ कर रहा है। उसके बावजूद ताहाल बहुत सारे हक़ाइक़ और शवाहिद जो हैं वो शायद ताहाल सामने आ रहे हैं और आना चाहते हैं। आज जाहिर है मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई हुई और वहाँ से भी सैंपल्स लिए गए हैं। पुलिस सर्जन ने भी वहाँ ये कहा कि 3 से 7 दिन मज़ीद लगेंगे इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर मज़ीद हक़ाइक़ हम सामने लाएंगे। लेकिन अब पुलिस मज़ीद किस रुख पर तफ्तीश कर रही है ये बहुत जानना ज़रूरी है। अभी आपने मोन्टाज में शायद मुलाहिज़ा फरमाया हो, ये एक और लड़का शिराज जो है जिसने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ये बताया था कि मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया है और अरमगान ने किया है। इसका आज इंटरव्यू किया है, ब्यूरो चीफ होते हैं हमारे GTV में तहा उबैदी इन्होंने, और ज़ाहिर है जो गुफ्तगू कर रहे हैं तहा के चेहरे पर तो मुझे काफ़ी टेंशन लग रही है, लेकिन शिराज के चेहरे पर मुझे कोई टेंशन नहीं लग रही है। तो आज हमने ज़रा जहमत दी है तहा उबैदी को, पहले उनसे बात करेंगे, फिर वालदा मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जो हैं जहमत दी है, ज़रा आज की जो बाकी बातें हुई हैं उस पर अब उनका मज़ीद क्या राय है उस हवाले से जानने के लिए तहा सबसे पहले आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। ये जो आज आपने इंटरव्यू किया है शिराज का, पहले तो थोड़ा सा इसका अहाता कीजिए कि इसमें आपने उनसे क्या जानने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे सवालात जो हैं वो तो तहा सामने आ चुके हैं। शिराज ने कोई नई बात, कोई नई चीज आपके साथ शेयर की है आज के इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, जब ये केस स्टार्ट हुआ तो ये मालूम हुआ कि ये इंतहाई छोटा सा केस है, कि अगवा की वारदात है और उसके बाद एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसके हकाइक जानने की कोशिश की, मफरूजों पर खबरें चल रही थी, पसे पर्दा खबरें चल रही थी कि शेरों को बॉडी को खिला दिया गया, कत्ल हो गया, अगवा हो गया, ये ग्रुप मुलविस था, वो ग्रुप मुलविस था। तो कल तक तो हम भी, और मैं तो खास तौर पे कल तक ब्लाइंड था इस तमाम तर केस में। मैं ये समझ रहा था कि ये एक छोटा सा केस है कि एक लड़के को अगवा किया और उसे कत्ल कर दिया। ये कोई छोटा ग्रुप या ये कोई छोटा गैंग नहीं है। कल मेरी अरमगान से भी मुलाकात हुई है। अच्छा। कल मेरी शिराज से भी मुलाकात हुई है। अरमगान इस कंडीशन में नहीं था कि वो बातचीत कर सकता, वरना मैं आपको इस स्क्रीन पर अरमगान का इंटरव्यू भी सुनवाता, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उससे बात कर सकता। अलबत्ता मैंने शिराज से बात की, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने अरमगान से बात की। तो ये कहानी जितनी सादा सी लग रही थी तो मुझे सादा सी नजर नहीं आई। ये एक नौजवान बच्चों का एक ग्रुप है, ये टोला है जो कि कराची के पोश इलाकों में लग्जरी लाइफ गुजारता है। 1500 गज के बंगलों में रहता है, करोड़ों रुपए के घर में रहता है, लग्जरी गाड़ियां चलाता है, लेकिन काम क्या करता है? काम करता है मंशियात के फरोख्त का। ये ग्रुप मंशियात बेचता है और कराची में सिर्फ इन लड़कों को मंशियात नहीं बेचता, बल्कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं पोश इलाकों के, वहां पर भी मंशियात में करोड़ों रुपए का ये धंधा, करोड़ों रुपए का ये कारोबार किया जाता है। तो इस फेज में जब इन्वेस्टिगेशन आगाज हुई, मेरी कुछ पुलिस अफसरान से बात हुई, तो मैंने बड़ी दिलचस्पी ली इस केस में कि इसमें क्या हुआ है कि मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो गए, वो ऑन भी करते हैं कि हमने मुस्तफा को तशद्दुद किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि मुस्तफा को कत्ल क्यों किया गया। अगर मैं शिराज की ज़बानी आपको सुनाऊं या अरमगान की कहानी में आपको सुनाऊं, तो 5 तारीख को इसी बंगले में जिसमें फायरिंग की गई थी पुलिस पर, इसमें 5 तारीख को एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और कराची नेशनल मेडिकल में उस लड़की का MLO हुआ है, तमाम तर उसकी जो इलाज है मुआवजा हुआ है, 5 तारीख को हुआ है। 6 तारीख को मुस्तफा मंशियात लेके अरमगान के घर पे जाता है। 1 से 1.5 घंटे ये दोनों मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक डंडा उठाता है अरमगान और मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाता है। ये कोई 1 से 1.5 घंटे उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसके बाद उसके हाथ पांव को बांधता है शिराज की मदद से।
जो घर पे पेट्रोल पड़ा होता है वो गाड़ी में डालता है, इसकी मार के गाड़ी उठाता है और फिर हब चले जाता है। बलूचिस्तान का एक इलाका है, वहां पर जाके इसकी गाड़ी को आग लगा देता है। जब मैंने अरमगान से बात की, मैंने कहा अरमगान, जो मुस्तफा था तुम्हारा दोस्त था या तुम्हें मंशियात सप्लाई करता था, तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? तो इसमें वो कोई ऐसी कहानी सुनाता है कि मैं आपको स्क्रीन पे नहीं सुना सकता वो कहानी, लेकिन वो कहानी जो सुनाता है वो कोई इतनी हाई प्रोफाइल कहानी नहीं है। अच्छा। एक लड़की का मसला था, वो हाँ। लड़की का मसला न्यू ईयर पार्टी में हुआ, उसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों की तलखी हुई, लेकिन एक छोटी सी बात पर अरमगान ने उसको दिल पे लिया। एक केले की तस्वीर मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूं कि उसने उसको भेज दी थी, उस पर वो नाराज हो गया था और उसने फिर लाठी से उसको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी गाड़ी चला दी और दोनों तकरीबन 3-3.5 घंटे तक बलूचिस्तान के रास्ते में पैदल चलते रहे। फिर यहाँ पर अच्छा, ये कहा यहाँ तक आपकी बात मुझे, क्योंकि ये बात तो जुबान ज़द आम है जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब आपने शिराज से ये पूछा कि ये सारा मामला जो है अब तो सामने आ ही गया है, क्या लड़की थी या नहीं थी, वहां पर एक से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर्स थे इन बच्चों के या नहीं थे, ये भी एक अलग बात है, लेकिन क्या कोई मुनज़्ज़म मनशियात का कारोबार ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि अरमगान के जो वालिद साहब का एटीट्यूड है टूवर्ड्स द मीडिया वो बड़ा अजीबो गरीब है। आज हमने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की तो वो हमसे कह रहे थे कि आप हमें 1 मिलियन दे सकते हैं तो मैं आपके टीवी पर आता हूं। वो क्या मतलब, इनके क्या बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? जी बिल्कुल, ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी और वालिद और वालदा में अलहदगी हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद अरमगान ने यहाँ पर अपना जो कारोबार है वो मंशियात से शुरू किया। ओके। जो इसका स्टार्ट है वो 21-22 साल का लड़का था जो कि कराची के पोश इलाकों में मंशियात बेचता था। अच्छा। मंशियात से काम इसने खत्म किया और फिर इसने अपना एक कॉल सेंटर बनाया। हम जिसको FIA साइबर क्राइम की टेक्नोलॉजी में डब्बे का काम कहते हैं। ठीक हो गया। उसमें जो डॉलर्स का काम होता है, डब्बा किया जाता है, लोगों से फ्रॉड किया जाता है। उसने ये जब काम शुरू किया तो इसने एकदम शाहाना जिंदगी गुजारना शुरू की, एकदम लग्जरी लाइफ गुजारना शुरू की। जो शिराज था वो इससे स्कूल का जो तालिब इल्म इसके साथ था, जो इसका क्लास फेलो था, वो बीच में इससे साइड हो गया था। लेकिन जब उसने 4 साल बाद इसकी लग्जरी लाइफ देखी, अगर आप तो मेरा इंटरव्यू जल्द नशर होगा उसमें वो वाज़ेह तौर पर बताता है कि इसकी लग्जरी लाइफ देख के और इसकी शाहाना जिंदगी देख के वो इससे दोबारा जुड़ गया। अच्छा, वो क्या करता था, इन लड़कों पे पैसे खर्च करता था, फराड का काम करता था, डब्बे का काम करता था और इनके वालिदैन को भी इस औलाद से इतनी दिलचस्पी नहीं थी। अभी तो चले वालिद सामने आ गए, बात कर रहे हैं, लेकिन अरमगान से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो इनके वालिदैन को भी इनमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि एक आदमी या एक बच्चा मंशियात का काम करता है, मंशियात के केसेस में बंद हो जाता है, फिर वो इतनी लग्जरी लाइफ गुजारता है, इतनी शाहाना जिंदगी, तो वालिदैन को मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ पता होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहा, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आज जब जाहिर है मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई हुई है, लाश मुकम्मल तौर पर जल चुकी है उसकी, और जाहिर है वो सारी चीजें जो एविडेंस वहां से पुलिस सर्जन ले सकते थे, पुलिस टीम ले सकती थी, तो वो उन्होंने ले लिया है। मजीद क्या इन्वेस्टिगेशन है? क्योंकि अरमगान ने तो एतराफ जुर्म कर लिया, शिराज ने भी सब कुछ बता दिया, एविडेंस भी सारे जो है उसके हक में नहीं है। अब मजीद क्या पेशरफ्त होनी है जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या अदालत सजा देती है अरमगान को? जी बिल्कुल, वालिद की तो आपने बात सुनी होगी, वो कहते हैं हम वालदा को राजी भी कर लेंगे। वालदा राजी होती है या नहीं होती है तो बात का चैप्टर है। अरमगान से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हम इस मामले को समझे कत्ल की वारदात है और ये खत्म हो गई। ये कत्ल की वारदात मैं नहीं समझता खत्म हो गई है। अच्छा। कत्ल की वारदात तो ये आप ये समझे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो इनमें जो मंशियात फरोश हैं उसमें मैं आपको जल्दी तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये 11 से 12 लड़कों का और लड़कियों का एक ग्रुप है जो कि पढ़े लिखे कराची के पोश इलाकों में मंशियात सप्लाई करते हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट एक जो चैप्टर है उसका आगाज इन्होंने किया, इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था शिराज का या अरमगान का तो वहां पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कुछ अफसरान भी आए थे। अच्छा। और वो शिराज से भी बात कर रहे थे, अरमगान से भी बात कर रहे थे कि आपको मंशियात कौन सप्लाई करता है। उसमें कुछ जो चेहरे हैं वो बेनकाब हुए और ये वो नहीं है कि कराची की कच्ची आबादियों में रहते थे मंशियात सप्लाई करते थे। मैं ताहा एक और चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल ताहा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने वजीर साहिबा से भी वक्त ले रखा है तो मैं चाह रही हूँ जरा उनसे भी बात हो जाए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने दोनों इन लोगों से बात की, इन लड़कों से, कोई पशेमानी नामी चीज, कोई चेहरे पे कोई तासुर कि भाई गलती हो गई या गुनाह हो गया हमसे, किसी किस्म की कोई ऐसी रिफ्लेक्शंस नजर आई हैं आपको गुफ्तगू में?
दोनों से? बिल्कुल, अरमगान के चेहरे पे तो हमने नदामत नहीं देखी। अलबत्ता शिराज ये कहता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया। वो गरीब फैमिली का एक बच्चा है, वो ये कहता है कि मुझे अरमगान ने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल तो खैर कोई भी नहीं होता, हाँ। लेकिन वो ये कहता है मैं इसकी लग्जरी लाइफ देख के मुतासिर हो गया था। वो खुद भी और नशा मुझे करता है शिराज ना? जी बिल्कुल, वो ये कहता है मैं इसके साथ बैठ के वीट पीता था और पार्टियां इसके साथ करता था और लग्जरी लाइफ गुजारता था। और पूरे इस पीरियड में मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने मुस्तफा को कत्ल किया है तो वो कराची में नहीं रहे, बल्कि 10 दिन वो लाहौर में रहे, 10 दिन इस्लामाबाद में रहे, 10 दिन स्कर्दू में रहे, और उसके बाद कराची वापस आए। और उसको मिला क्या? सिर्फ एक 5.5 लाख रुपए का ये मोबाइल केस फोन जब जो तक उसको अपने गिफ्ट किया है। मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, हम आपसे राब्ता रखेंगे और आप प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, जाहिर है जीटीवी की टीम का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि कब, कहां, कैसे और क्या पेशरफ्त हो रही है। आज की अपडेट्स के लिए और इनसाइड स्टोरी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहो बैदी हमें अपडेट कर रहे थे। मैंने आमिर वालदा मकतूल मुस्तफ़ा आमिर से भी आज हमने वक्त लिया था, तो जरा उनसे भी आज की सिचुएशन जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात कर लेते हैं। वजह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वजह साहब, मुझे पता है ये बहुत तकलीफ का वक्त है आपके लिए और आपसे बात करना हमारे लिए भी बायस तकलीफ ही है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो कब्र कुशाई हुई, हमारी मालूमात के मुताबिक मुस्तफ़ा की जो लाश है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। बहरहाल वहाँ से जो नमूने हैं वो ले लिए गए हैं। आपको भी लगता है कि अब मजीद इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें होंगी, या फिर जो चीज़ें अभी तक मंजर आम पर आ चुकी हैं वो काफ़ी हैं उन तमाम शवाहिद के लिए जो पुलिस को चाहिए? जी ठीक है, ये तो हम प्रिपेयर्ड ही थे इस चीज़ के लिए, शनाख्त के काबिल नहीं है, लेकिन द कॉर्प्स इज कंप्लीट। जो एक फजूल किस्म की चल रही थी कि फलां चीज़ मिसिंग है तो बॉडी में यूँ नहीं है, तो सिर्फ धड़ है, मतलब की बात करने में बहुत मुश्किल होती है। और आप पूछ भी रही हैं ठीक है, तो जी ऐसा ही है जैसे बॉडी जैसे पूरी बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है वजिया, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू फील। मुझे ये बताइएगा कि अरमगान ने इकबाल जुर्म, एतराफ़ जुर्म किया है वजिया, अब आपको क्या तवक्का है? केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, या आपको अभी भी कुछ मसाइल या चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें किसी तरह से भी उस मुजरिम को जो है वो बचाने की कोशिश हो सकती है? जी तवक्का तो एक्सपेक्टेशंस मेरी तो ज़ाहिर हाई है, बिकॉज मेरे लिए तो ना खून का बदला खून होता है। दुरुस्त है। मैं अल्लाह के कानून को बस जानती हूँ, कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके बेहतर है, और उसको फांसी भी हो। मैं कुछ इतना एक्सेप्शनल सा ये अगर केस है तो सजा भी अनएक्सेप्शनल ही जल्दी होनी चाहिए। अच्छा वजह, मैं ये पूछ रही हूँ, जब तक ज़ाहिर केस, अभी मैं अपने रिपोर्टर से भी जो हमारे ब्यूरो चीफ है उनसे बात कर रही थी, इस दौरानिए में जबकि केस चल रहा है और उनके वालिद जो हैं अरमगान के, वो ये भी कहते हुए नजर आए मीडिया पर कि हम आपसे रब्ता कर लेंगे, कोई फ़ोन कॉल किसी तरह से आपको दबाव में लेने की कोशिश की गई है उनकी फैमिली की जानिब से? किसी वकील वगैरह का फ़ोन आया हो? नहीं जी, किसी का ऐसा कोई हमारे से कांटेक्ट नहीं हुआ, और वो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ की कोशिश भी करेंगे। जिस तरह के हमारे जज्बात और जो हमारे एंगर्स इस वक्त चल रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए उनको स्टैंड करना भी अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा वजह, ज़ाहिर है बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बहुत सवाल लोग उठा रहे हैं। मुस्तफ़ा का खून तो नाहक गया है, इसमें दो राय नहीं है, सारी सिंपैथीज आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि क्या घर में चेक एंड बैलेंस नहीं था? क्या मुस्तफ़ा भी घर में पैसे लाते थे और किसी तरह के ड्रग्स और चीज़ों में इन्वॉल्व थे? लेकिन बात तो बड़ी कुछ बहुत सारी हो रही हैं, बात तो जो चल रही है, मैं अगर उन बातों के ऊपर यकीन करके और उनको काउंटर करना शुरू करूंगी तो मैं फिर इस वक्त जो हूँ ना किसी कटहरे में खड़ी होंगी, क्योंकि मीडिया जिस तरह से इस चीज को फिल्टर करके आगे आ रहा है, मतलब इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर्स भी हैं। मतलब आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक कत्ल हुआ है और एक कातिल खड़ा है, आप लोगों को उसकी हिस्ट्री कि वो कहाँ बैठता, कहाँ उठता, क्या करता, क्या खाता, क्या पैसे घर में लाता, आप लोगों ने क्या हमारे बैकग्राउंड्स चेक नहीं किए हैं? क्या आपको उस बच्चे की कोई हिस्ट्री जो है, आप लोगों ने उसका एक सोशल गैदरिंग आपने चेक नहीं की है? आपको क्या कुछ इसमें इन दुनिया को नजर नहीं आ रहा है?
मतलब सपोजिटली मीडिया तो हर चीज को मालूम कर लेता है। उसके फादर जो हैं, ही इज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। जी। वी आर वेल टू डू फैमिली, ही डजंट नीड टू ब्रिंग एनी money at home. We support his education, we support his everything. ये आप लोग जो बात कर रहे हो, जहाँ जो बात हर तरफ से फजूल किस्म की आ रही है, मैं इनको बिल्कुल डिनाई करती हूँ। आपको करनी है तो आप कीजिए, आई रियली डोंट केयर, बट मेरा मकसद सिर्फ उस कातिल को सजा दिलाने का है और मैं वही करूंगी। आप लोगों ने मेरे बेटे को जो साबित करना है, आई सीरियसली डोंट केयर। वजिया, मुस्तफ़ा का तालीमी बैकग्राउंड लोग जानना चाहते हैं। क्या उस बच्चे ने तालीम हासिल कर रखी थी? क्योंकि आपका खुद, जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पूरा बैकग्राउंड है, मुस्तफ़ा का क्या तालीमी बैकग्राउंड रहा है? जी, मेरे बेटे ने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से ओ लेवल्स किया। मेरे बेटे ने टेलर्स यूनिवर्सिटी मलेशिया से फाउंडेशन ईयर किया। कोविड में जब ये डिस्पर्स हुई सारा फॉरेन एजुकेशन, तो वो यहाँ पर उसने डेनिंग्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बीबीए की डिग्री कर रहा है और उसके फाइनल ईयर के सिर्फ 3 मंथ्स रह गए थे। ऑलराइट, अच्छा, ये मुस्तफ़ा के और कितने भाई, आपकी और कितने बच्चे हैं वजिया? जी, मुस्तफ़ा का एक ही भाई है। मुस्तफ़ा एक थे और एक उनका भाई है। अच्छा, ये अरमगान का आपके घर कोई आना जाना था वजिया? नहीं, मुस्तफ़ा को पता है इस टाइप का शायद लड़का जो है मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा अपने घर। अच्छा, इसलिए वो घर नहीं आता था। ओके, मैं ये पूछना चाहती कि आप लोग देख रहे हैं सोसाइटी के कुछ प्रेशर्स हो सकते हैं टुवर्ड्स योर फैमिली एज वेल, और अरमगान की तरफ से भी आपको खदशा या ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर आ सकता है? मैं बहुत इसको हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, मैं ना दुनिया की परवाह नहीं करती। ऑलराइट, दुनिया, आप सोशल नॉर्म्स को आई डोंट केयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा सिर्फ एक ही होता है कि द वे आई एम, इफ समवन वांट्स टू मीट मी, मोस्ट वेलकम, इफ डजंट, if they don't accept how I am, they can go their own way. ठीक है वजिया, मैं एक सवाल बस और करूंगी आपसे। ये मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा ने किसी टाइम पर इस पूरे पीरियड में आपसे किसी परेशानी का जिक्र किया हो, या आपको खुद ऐसा महसूस हुआ हो कि मुस्तफ़ा परेशान है? फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोई लड़की का इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि इस एज के बच्चों के अफेयर्स होते हैं मोस्टली, तो इस बारे में कुछ आप हमें मालूमात दे पाएंगी? देखिए जी, मुस्तफ़ा पूरे के लड़कों का दोस्त था। ये बात कल हम एक जगह बैठे हुए थे कंडोलेंस में, तो एवरीवन न्यू मुस्तफ़ा, ठीक है, फैन फॉलोइंग, उसकी पॉपुलैरिटी इट वाज लाइक टू मच। और ये आप जो ये गैदरिंग की बात कर रही हैं, ये इन बच्चों के एज फेलो भी नहीं है। ये लड़का आउट ऑफ नोवेयर 8 महीने से एकदम से डिफेंस में 2 बड़ी गाड़ियों के साथ एंटर होता है, 30 गार्डों के साथ घूमता है, पैसों का जो है रोप दूसरों पे डालता है। आपको पता है मेरे बच्चे के साथ इसने ये किया क्या, क्यों? बिकॉज मुझे तो वजह पता चल गई ना, सिर्फ और सिर्फ जेलसी में, मुस्तफ़ा की पॉपुलैरिटी से, मुस्तफ़ा की दोस्तियों से, मुस्तफ़ा के सप्रेस ना होने पे, क्योंकि मेरा बेटा स्टैंड लेता था। मेरा बेटा इसकी 20 गार्डों से और इसकी गाड़ियों से कभी भी दबता नहीं था, जिस तरह से बाकी डिफेंस के लड़के दबते थे। और जहां तक लड़कियां थी उसकी दोस्त, जहां पे ये लड़का भी पहुंच के बदतमीजियां भी करता था। एंड माई सन यूज्ड टू टेक स्टैंड. My father taken a stand against him, which aggravated him. And yes, there was a girl who instigated the situation. Yes, and there are people who was against Mustafa to let it to happen.
थैंक यू वेरी मच वजिया। केस की ज़ाहिर फॉलोअप स्टोरी में हम आपको भी ज़हमत देते रहेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया। कराची का एक और मुकदमा है जहां पर हम बहुत सारे और मामलात देख रहे हैं, वहां पर ये डंपर माफियाज जो हैं ये भी किसी के जो कहते हैं ना काबू में नहीं आ रहे। हुकूमत की दौड़ें लग गई, बैठकें हो गई, सियासी जमातों को बुला लिया गया, वहां पर एक मुंहमारी हो गई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। कल रात भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक 9 साल का बच्चा जो है वो टैंकर जो है वाटर टैंकर के पिछले पहिए में नीचे आकर मर गया और उसका बाप दुहाइयां दे रहा है। कराची की सियासत कहां पर है? डंपर माफिया को नकेल कौन डालेगा? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है हम आज बात करना चाहेंगे, शहर कराची पर एक अनजाना खौफ है, अनदेखा खौफ है। लोग कह रहे हैं डंपर्स माफिया ने जीना हराम कर रखा है। उधर सियासी जमातों के कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब की आज बेल होनी थी, वो भी नहीं हुई, जमानत वो भी रुक गई है। लेकिन आज मैंने जहमत दी है MQM के मरकजी रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पूछी जानी चाहिए और वो हमें बेहतर बात बता भी सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फारूक साहब ये फरमाएं कि ये जो अभी आपकी हालिया मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सारे लोगों के साथ, ये मीटिंग गुजरे हुए मेरा ख्याल है लगभग 2 रोज हो चुके हैं, क्या नतीजा निकला आपको लगता है इस मीटिंग का? मैं उस वक्त पहुंचा इस मीटिंग में जबकि ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी थी। ऑल पार्टीज थी, जमात इस्लामी के लोग थे, ANP के थे, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन खुद थे, CM साहब नहीं थे, जबकि मुझे जो अंदिया दिया गया था कि CM साहब हो गए, वो नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, मेरी जगह खाली थी शर्जील मेमन के बराबर में, और ज़ाहिर है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठना था, मेरा इंतज़ार भी हो रहा था, और मैं इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर आया भी था इसलिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो पहले तो मुझे ये शौक लगा कि CM साहब उन्हें होना चाहिए था। अच्छा। इतना अहम मौजू, इतना अहम मसला है, वो होते काश तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, जो कुछ डेलिब्रेशंस होने तो हो गए, मेरे 3 MPs पहले वहाँ मौजूद थे, उनमें से 2 ने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया था। तो खुलासा ये निकाला था उन्होंने कि भाई ये एक इंतज़ामी मामला है, ये सियासी नहीं है। तो हमने भी उसको कोई सियासी बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हमने तो इसको सियासी से ज़्यादा और इंतज़ामी से ज़्यादा इसे इंसानी मसला करार दिया। मैंने तो ये कहा अब इंसानी मसले पे अगर हमारा इनपुट चाहिए और आप खुद सब मिलके ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि ये इंतज़ामी मसला है, तो इंतज़ामिया किसके अंडर में है आप खुद बताएं? हुकूमत के अंडर में होती है या अपोजिशन जमात के अंडर में होती है? इंतज़ामिया के अंडर में या उसके साथ जुड़ी हुई पुलिस होती है, वो किसके अंडर में है? उससे जवाबदेही किसका काम है? उससे काम लेना किसका काम है? ये भी सारी बातें सामने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंतज़ामी भी है ये मसला और मान लेते हैं, जबकि है इंसानी, चले इंतज़ामी है तो इंतज़ामी नाकामी है, नाअहली है, और इसमें कहीं संगीन क़वाइद व ज़वाबित और क़ानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 90% हादसात दिन में हुए हैं ना। जब ट्रैफिक जबकि ये तय है कि ये हैवी जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं और कंटेनर्स हैं, वो दिन में नहीं गुजर सकते। तो कराची की शहरों पे अगर 90% हादसात दिन में हुए हैं तो फिर किसी न किसी को तो जवाबदेह बनाना होगा। तो भाई हुकूमत खुद बता दे कि किसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, कौन किस वक्त ड्यूटी पे था, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्यों नहीं इस बात का नोटिस लिया गया कि ये दिन दहाड़े ये ट्रक कैसे कराची के अंदर बड़ी आज़ादी के साथ और एक लाइसेंस के साथ, एक इम्यूनिटी के साथ जिसको चाहे कत्ल कर दें, कुचल दें, ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। और फिर उसके बाद तुरफा ये कि जो FIR कटेगी वो भी 302 में नहीं कटती है, वो एक और आर्टिकल है, वो जो एक सेक्शन है उसमें कटती है, जिसमें बेल आसानी से हो जाती है। तो फिर जो ड्राइवर हजरात हो, नशे की हालत में हो, तरबियत याफ्ता हो या ना हो, लाइसेंस याफ्ता हो या ना हो, गाड़ियाँ फिट हो ना हो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम भी कहते हैं इंतजामी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो बताएं अब तक क्या तय हुई? तो हुकूमत को जवाब देना। तो कोई डेटा नहीं था, कोई एनालिसिस नहीं थी, कोई रिजल्ट नहीं था, कोई कमेटी नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो जाहिर है कि बस वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए शायद वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नतीजे में असल मकसद शायद ये था। डॉक्टर साहब
एक मकसद था कि भाई चले हम सब मिलकर उस लोगों के जज्बात जो बिखरे हुए हैं, जो गुस्से में, हम पानी डाल दें और कहे भाई कानून हाथ में मत लो। मैंने भी कहा तशद्दुद से तशद्दुद जन्म लेता है, तशद्दुद जो है वो तबाहकुन नुकसानदेह है, और हम भी ज़ाहिर इस बात के कायल हैं कि तशद्दुद नहीं हो। आप इतने सीनियर आदमी हैं कि मुझे ये कहते हुए भी ना बड़ा अजीब सा लगता है। आप इतनी ज़ाहिर बड़ी शख्सियत है इस शहर की कि हम आपसे बात भी बड़े मोहतात होकर करते हैं, लेकिन जब आप पहलू में बैठे हुए थे शर्जील इनाम मेमन साहब के और आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने एक तो ज़ाहिर आपकी गुफ्तगू के दौरान तवालत का एक तो तस्करा किया, उसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन फिर उन्होंने मजीद आपको बात करने से रोका और बड़े हाथ हिलाकर उन्होंने ये कहा कि भाई शहर का अमन हम किसी को तबाह करने नहीं देंगे। आप बात यही कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा महसूस, ऐसा तासुर लोगों को मिला, सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आपको भी धमकी लग गई क्योंकि अब ज़ाहिर आप शरीफ हो गए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी गुफ्तगू होती है, जितनी ज़बानें उतनी बातें, या जितनी सोच उतनी ज़ाहिर इख्तरा हो सकती है, इंटरप्रिटेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो मैंने सारी गुफ्तगू की उसका जवाब कौम को भी चाहिए, कराची वालों को भी चाहिए और सबको चाहिए। और ज़ाहिर है कि अगर ये जवाब हुकूमत की तरफ से अभी भी नहीं आया है कि कितने एक्सीडेंट्स दिन में हुए, कितने रात में हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर क्या मुकदमात बने, उसकी पैरवी किस तरह की जा रही है, अदालतों में वो लोगों को पेश किया जा रहा है, ये सारी बातें करने की हैं। अच्छा डॉक्टर, ये एक बात की जा रही है, ज़ियाउल नंजार साहब के पास कोई ऑडियो है, आपने कहा आप वहां मौजूद नहीं थे, आपके 3 एमपीए पहले से मौजूद थे, ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली के मौजूद थे। ज़ियाउल नंजार साहब के पास एक वीडियो, वो ऑडियो है जिसमें कोई कराची की शख्सियत है जो लसानी फसादात की धमकियां दे रहे हैं कि बस शुरू करो और ये सारा कुछ करो। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी वहां पर या बात हुई? काश वो देते तो हम भी देखते कि कौन सी शख्सियत है जो इस बुनियाद पर लोगों को वरगला रही है, मुश्तिल कर रही है, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के किसी लसानी सियासत का वो क्रिएट कर रही है माहौल, और फिर उससे लसानी फसादात जो है वो उसका माहौल क्रिएट हो। तो मेरे ख़्याल में हम तो इस सारी बात, हमने तो कहा ये मसला लसानी नहीं है, ये इंसानी है, ये इंतज़ामी भी नहीं है। और अगर इंतज़ामी हुकूमत फिर अपनी नाकामी का इतराफ़ करके ख़ुद ये तयन कर लें कि आगे कैसी चीज़ें ठीक होंगी, क्या कमी बेची थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमती जानें जो है ज़ाया हुई। हम तो ये कह रहे हैं ना, और आपने कहा कि वो अगर बराबर में बैठे कोई बात कर भी रहे थे शर्जील मेमन, और वो कह रहे थे कि अमन कायम, तो मेरे ख्याल में हम तो आए ताउन के लिए, हम उस कॉन्फ्रेंस में बैठे इसलिए कि हमारा क्या किरदार है। अगर कहीं मतलब हमें निशान दे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की इजाजत दें, कुछ जी, 2-4 इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कराची वाले आपसे पूछना चाहते हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जाहिर है ये जानना बहुत जरूरी है कि शहर ऑर्डर की जिम्मेदारी, इंतजामी मामला सूबे के जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन पीपल्स पार्टी किस हद तक अपना वर्किंग रिलेशन बना सकी है अब तक MQM के साथ, क्योंकि MQM का भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस शहर की, और वो ज्यादा बेहतर तौर पर इंतजामी मामला में उनकी मुआवनत कर सकती है। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर सवाल ये बड़ी अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता दिनों एक खबर थी और वो बहुत ज़्यादा उस पर बात हुई, उसके लिए आप लोगों ने तरदीद भी की है, लेकिन ताहाल आवाज़ें बंद नहीं हुई हैं। और वो सवाल ये था या ख़बरें ये थी कि आपकी जमात के अंदर एक मरतबा फिर धड़ेबंदियाँ भी हैं और गो टू सॉरी गो जो है उसके नारे भी लगे। यहाँ तक सुनने को आया कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं या अनीस कायम खानी साहब हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स छोड़ दिए। ये सब तरदीदें हुई हैं, लेकिन ताहाल आवाज़ें खामोश नहीं हुई हैं। हकीकत है भी इसमें या नहीं है? इख्तिलाफ तो हर जमात में होता है, और जाहिर है कि जब वो इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था, कुछ उस वक्त की बुनियादी बातों पर था, तो मुस्तफ़ा भाई अलग हुए थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। मेरा भी इख्तिलाफ हुआ तो मुझे पार्टी से उन्होंने हटाया मेरे साथियों ने। लेकिन 2 साल मर्जर से पहले से मैं कह रहा था कि भाई जब तक
खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार आपस में बाहम शीर शक्कर नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, लोगों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, मुत्तहिद मुनज़्ज़म और फिर मुतहर्रिक होके अपने पैगाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को इत्मीनान दोबारा नहीं देंगे, उस वक्त तक सिंध के शहरों के जो मसाइल हैं वो गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे, संगीन से संगीन। और वो हुआ, और जाहिर है कि फिर मेरी बात फिर प्रिवेल की, कुछ समझबूझ, बेहतर समझबूझ कायम हुई, बेटर सेंस हुई। तो फिर उसके बाद 11 जनवरी 2023 हमारा मर्जर हो गया। उसके बाद से काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आई, और ये जो अभी जो कुछ था उसमें एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला था, और वो उसमें पूरी मशावरत पहले हो नहीं सकी। खालिद भाई ने उसे कह दिया और उसे लोगों में भी उसकी जो है वो नोटिफाई हो गया, जबकि शायद उसमें मशवरा बाकी रह गया था। तो इसमें कोई मुगालता हो सकता है, इसमें मेरे ख्याल में दानिस्ता किसी का भी कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन अगर वो बात हम उसी में तय कर लेते जो ग्रुप में थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो बाहर चली गई, इसलिए फिर दोबारा से लोगों के दिलों में शक व शुबात जन्म लेने लगे कि ये क्या हो गया, कि जानबूझ के मशवरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरे ख्याल में बात फिर जो हमारी 2 आखिरी मीटिंग हुई उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आइंदा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, हम होने नहीं देंगे और होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये भी कि अगर कोई ऐसी कोई ऐसी बात हो, इख्तलाफ हो, तो हम घर में रह के अपने ग्रुपों में ही रह के करें। और तीसरी बात कि हर हाल में एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को हमें कायम रखना है, उसे किसी हाल में जो है वो उस पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी बातें हुई हैं। लेकिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही पे तो कोई कलाम नहीं है ना, उस पर तो सबका इत्तेफाक है कि वो सही है सरबरा, और सब उनको सरबरा मानते हैं। देखिए, मैंने मुस्तफ़ा भाई को भी अपने कानों से सुना है कई बार, हमारी जब गुफ्तगू हुई है, और हम सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि भाई खालिद मुगल भाई की सरबराही अपनी जगह पर है, वो मुसल्लम है, कायम है। हाँ। उसमें किसी की तरफ से कोई एतराज़ या मुखालफत या एहतजाज नहीं है। तो मेरे ख्याल ये बात तो बड़ी क्लियर कैटेगरिकली हो चुकी है। अच्छा, ज़रा डॉक्टर साहब, मैं कुछ और शहर के मामले पर आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, आपकी मेयरशिप और ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है सर कि आपको बुलाया भी जाता है, बिठाया भी जाता है, लेकिन ना सूबे में ऑपोजिशन रहकर आपकी बात मानी जा रही है, ना विफाक में इत्तेहादी होकर आपका वेट रह गया है। तो दोनों जगह से ही आपको दरवाजे बंद ही मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने भी अपनी एक प्रेशर में, अभी पिछले 4-5 रोज पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि हालात हमें किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन आप गेज कर रहे हैं? किस पोजीशन में है MQM पाकिस्तान? एज इन फाइटिंग पोजीशन में है या डिफेंसिव पोजीशन पे है? MQM तो अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती है कि मुल्क में इस्तेहकाम कायम रहे और मजबूत हो, सियासी जमहूरी अमल जो है वो अपना सफ़र जारी रखे, और ख़ास तौर पर मुल्क में एक कसीरुल जहती सियासत कायम हो, और एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल, सलाह मशवरे का अमल हो। उसमें PMLN पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर MQM को मुख्तलिफ़ फ़ैसलों और पॉलिसी में शरीक करना चाहिए। सूबे में हम में है, लेकिन हम वहाँ पर तीनों एक जगह पर हैं, तो जाहिर है कि वहाँ एक खिड़की खुली हुई है वफाक में। सूबे में तो सारे दरवाजे बंद हैं, वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अच्छा। और जो खिड़की खुली हुई है उसके ज़रिए से बिजली के बिलों में कमी के लिए हम ने IPPs को एंगेज करा के जो 10 रुपये फी यूनिट कम कराना, उस पर हम काम करें। कैपेसिटी चार्जेस का जो भत्ता लिया जा रहा है IPPs की तरफ से, उसको कम कराना। नंबर 2, 26 करोड़ गैलन पानी जो फेज़ 1 का है, K4 का, वो अगले साल जून से दिसंबर तक में किसी वक्त भी कराची को मुयस्सर आ जाएगा। तीसरी, 15 अरब रुपए सड़कों के मिले। पीपल्स पार्टी सईद गनी और मुर्तज़ा वाब से कहा कि भाई आप निकासी, आप रिसाव, गटर उबल रहे हैं, उसको ठीक करें, हम ऊपर से अच्छा, इसी बात पे डॉक्टर साहब, इसी बात पे रुकिएगा डॉक्टर साहब, इसी बात पे रुकिएगा। इस पर जब आपने ये अच्छा मशवरा दिया कि नकासी है, आप रसाव का काम, सीवरेज का आप देख लें, सड़कें हम सीधी कर देते हैं, तो अब ये बात कहने या सुनने को, देखने को मिली कि उन्होंने कहा करप्शन तो सड़कें बनाने में ही होती है। तो ये तो वहां पर अपने पैसे पूरे करने के चक्करों में हमसे सड़कें बनवाएंगे कम और पैसे ज्यादा अंदर करेंगे। देखें, ये तो जो एक्सपर्ट है उसी को पता
कि किस चीज़ में करप्शन ज़्यादा होती है, किस चीज़ में नहीं। जो इसका माहिर होगा वही बता सकता है। तो ये तो उन्होंने अपने तजुर्बे से ये बात कही है, जो भी ये कह रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यार हम अपने 15 अरब रुपए भी आपके पास रखा देते हैं, पेमेंट आप कर देना, तसल्ली आप कर लेना, सड़कों की क्वालिटी को आप देख लेना। हमने तो PIDCL को रखा है, एक ऐसे इदारे को जो ना PWD है, ना KMC है, ना वाटर बोर्ड है। हमने उस इदारे को रखा है, उसमें वो इंजीनियर्स हैं ज़्यादातर जिनकी शोहरत मैं समझता हूँ कि शायद बाकी इदारों के इंजीनियर्स के मुकाबले बेहतर है। और दूसरा वो जो जैसे थे ना ई टेंडरिंग कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के जरिए करें। मेरी पसंद की फर्म, आपकी पसंद की, उसकी पसंद की, इसका चक्कर ही नहीं है। वहीं से जो रेट आने होंगे, जो होना होगा, और एक्सेप्टेबल जो रेट हो सकते हैं, इतना नहीं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर जाए। तो मेरे ख्याल में हमारा सिस्टम लाख दर्जे KMC से, DMC से, टाउन से और वाटर बोर्ड और KDA, इन सब से लाख दर्जे बेहतर होगा। ये जो 15 अरब रुपए के हम यानी कि ये बात जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या आप कभी कभी जोशे खिताबत में कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि हम किस वक्त हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, ये सिर्फ सियासी बात ही होती है। यानी आप मजबूत करेंगे हाथ विफाक में और कसीरुल जहती निजाम को मजबूत करने में अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहेंगे, ऐसा ही है? मैं ये समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान का एक किरदार वाज़े है कि अगर मुल्क में इतना संगीन सियासी बहरान पहले ही मौजूद है और उसके नतीजे में एक ऐसा जो है माशी बहरान है जिसने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हो, IMF के मुकम्मल आप दस्ते नगर हो गए हों, तेल बिजली की कीमतें गैस की आसमान से बातें कर रही हों, बुनियादी सहूलतें मुयसर ना हो, तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि मैं अगर कोई ऐसा अमल करता हूं तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल होगी वो इस चीज़ को मजीद खराब करेगी। बिल्कुल तो सही मुझे हालात को देखकर बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मौका नहीं है, इस पर मुझे आपसे बिल्कुल अलग से किसी रोज़ बात करनी है और मैं आपसे वक्त लूंगी। शहर में जो मनशियात का मामला है, ये अभी जो अरमगान का केस सामने आया है और ये बच्चा जो मुस्तफ़ा आमिर नाहक मारा गया है, ज़रा इस पर कोई अपना स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे? बिकॉज यूर ए कराची आइट, कराची का बेटा, आप तो कराची के आप समझ लें सरबराह हैं, तो आपका हम जरूर चाहेंगे कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते? मेरे ख्याल में जो हमारी नई नस्ल है ना, उस पर वालिदैन की निगाह और तरबियत, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी माशी वजूहात भी हो सकती हैं, माशरती भी हो सकती हैं। वालिदैन कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, कामों में हैं, रोज़गार दोनों के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों की तरबियत जो है वो उसमें कहीं पर मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में ऐसे रुझानात सामने आ रहे हैं जिसके बारे में तसव्वुर भी जो है वो एक वक्त डॉक्टर साहब, एक लड़का जो अरमगान है वो इतना सफाकी के साथ जुर्म करके एतराफ भी कर रहा है, ये भी तो अपने आप में किसी चीज की तरफ इंस्टिगेट कर रही है ना चीजें, या दिखा रही हैं चीजें कि आपका बैकग्राउंड इतना हैवी होना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पैसे से भी औलाद को बिगाड़ा जा सकता है अगर उनकी तरबियत ना की जाए, उनको पैसे का बेजा मतलब ये कि बेदरिग इस्तेमाल उनको करने दिया जाए। तो ये तो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मजमूई तौर पर बात तो तरबियत ही की आ गई ना, उन पर नज़र रखने की आ गई, उनसे पूछने की रोज़मर्रा के उनके मामूलात में, उनकी तालीम, पढ़ाई, दोस्तों में उठना बैठना हो क्या रहा है। अगर ये हम इंगेज ही नहीं कर रहे अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को, तो ये इम्कान है कि इस तरह के ट्रेंड्स जो है वो सामने आएंगे और आ रहे हैं कि जहाँ बेदर्दी से, सफाकी से कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद मतलब ये कि ये ऐसा लगे कि जैसे इसका कोई मतलब है कि ये कोई बड़ी बात हुई नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है जो सामने आ रहा है। इस पर पूरे माशरे को रिस्पॉन्ड करना होगा, असातिज़ा को भी करना होगा, स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और वालिदैन को भी करना होगा और ख़ानदान के बड़ों को भी करना होगा, सबको सोचना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है ये। दुरुस्त फरमाया डॉक्टर फारूक सत्तार, बहुत शुक्रिया आज के लिए। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, शहर के हालात और संगीन हालात पर अपनी राय देने का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।